कभी सोचा है कि आज से करीब 200 साल पहले की दुनिया कैसी दिखती होगी? यकीनन आज से बहुत बहुत अलग। तो चलिए आज हम चलते हैं 19वीं और 20वीं सदी के भारत में और समझते हैं उन बड़े सामाजिक बदलावों की कहानी को जिन्होंने हमारे देश का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। शुरुआत करते हैं इस तस्वीर से। ये उस दौर की एक बहुत ही कठोर सच्चाई को दिखाती है, सती प्रथा। सोचकर भी अजीब लगता है ना, एक ऐसी प्रथा जिसमें विधवाओं से उम्मीद की जाती थी कि वो अपने पति की चिता पर जिंदा जल जाएं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि समाज इसे एक महान बलिदान के तौर पर देखता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 200 साल पहले हमारा समाज था कैसा? देखिए, ये एक ऐसी दुनिया थी जो गहरी, बहुत गहरी असमानताओं से भरी हुई थी। इसमें कुछ ऐसी प्रथाएं और ऐसी मान्यताएं थीं जिन्हें बदलने के लिए आगे चलकर समाज सुधारकों को अपनी आवाज उठानी पड़ी। खासकर अगर महिलाओं की बात करें तो उनके लिए तो हालात बहुत ही मुश्किल थे। सोचिए, बाल विवाह बिल्कुल आम बात थी, छोटी सी उम्र में शादी, पुरुषों को एक से ज्यादा पत्नियां रखने की पूरी आजादी थी। और अगर कोई महिला विधवा हो जाए तो उसका जीवन तो और भी ज्यादा कठिन हो जाता था। संपत्ति या शिक्षा जैसे जो बुनियादी अधिकार होते हैं ना, वो तो उनसे कोसों दूर थे। और तो और एक अंधविश्वास भी फैला हुआ था कि अगर कोई औरत पढ़ लिख गई तो वो जल्दी विधवा हो जाएगी। मतलब कैसी सोच रही होगी। और सिर्फ यही नहीं, पूरा का पूरा समाज जातियों में बहुत सख्ती से बंटा हुआ था। मतलब एक तरह की सामाजिक सीढ़ी थी जिसमें सबसे ऊपर थे ब्राह्मण और क्षत्रिय, जिन्हें ऊंची जाति का माना जाता था। उनके बाद आते थे व्यापारी, कारीगर और मजदूर। और इस सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर थीं वो जातियां जिन्हें अछूत कहा जाता था। उनके साथ तो ऐसा बर्ताव होता था कि उन्हें मंदिरों में घुसने या सवर्णों के कुओं से पानी लेने तक की इजाजत नहीं थी। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बदलाव की एक हवा चल पड़ी, एक पूरी सामाजिक क्रांति की शुरुआत हो गई। आखिर वो कौन सी वजह थी, वो कौन से कारण थे जिन्होंने समाज को सुधार के इस रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया? इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी टेक्नोलॉजी। जी हाँ, प्रिंटिंग प्रेस का आना। पहली बार किताबें, अखबार और पत्रिकाएं छपने लगीं। अब सोचिए, जो बहसें पहले कुछ लोगों तक सीमित थी वो अब आम जनता तक पहुंच सकती थी। नए विचारों को फैलने के लिए मानो एक सुपर हाईवे मिल गया था। और इन बदलावों की मशाल लेकर चलने वालों में एक बहुत बड़ा नाम था राजा राम मोहन रॉय। उन्हें एक महान समाज सुधारक माना जाता है। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा नाम से एक संगठन बनाया जो आगे चलकर ब्रह्म समाज कहलाया। उनका बस एक ही मकसद था, समाज से इन अन्याय भरे तौर तरीकों को जड़ से खत्म करना। अब इन सुधारकों ने बदलाव लाने के लिए एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने समाज की हानिकारक प्रथाओं को चुनौती देने के लिए उन्हीं के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का इस्तेमाल किया। उन्होंने साबित किया कि ये जो कुरीतियां चल रही हैं ये हमारी असल परंपरा का हिस्सा हैं ही नहीं। सती प्रथा को लेकर तो जबरदस्त वैचारिक लड़ाई छिड़ गई। एक तरफ इसके समर्थक कहते थे कि भाई औरतें तो स्वभाव से ही कमजोर होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ राजा राम मोहन रॉय जैसे सुधारक थे जिनका सीधा सवाल था, आपने महिलाओं को अपनी काबिलियत साबित करने का मौका ही कब दिया? अगर उन्हें पढ़ने लिखने ही नहीं देंगे तो फिर उन्हें कमतर कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल सही बात थी। और फिर आखिरकार इन सुधारकों की मेहनत रंग लाई। साल था 1829 जब सती प्रथा पर कानूनी तौर पर पाबंदी लगा दी गई। ये सुधार आंदोलन की पहली और बहुत बड़ी जीत थी। इस लड़ाई में एक और बड़ा नाम जुड़ा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने अपना पूरा ध्यान विधवाओं के जीवन को बेहतर बनाने पर लगाया। उस दौर में विधवाओं की जिंदगी वाकई बहुत बहुत मुश्किलों और कष्टों से भरी होती थी। और विद्यासागर ने भी वही स्मार्ट रणनीति अपनाई। उन्होंने पुराने ग्रंथों को खंगाला और ये साबित कर दिया कि उनमें विधवा विवाह की कोई मनाही नहीं है। उनका तर्क एकदम सीधा, सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली था। उनके इस अभियान का नतीजा ये हुआ कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पास हो गया। ये एक और बड़ी जीत थी। लेकिन हाँ, ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। विद्यासागर का बहुत कड़ा विरोध हुआ। और सच तो ये है कि समाज ने पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं किया। तो अब ये जो सुधार आंदोलन था ना, ये सिर्फ सती या विधवा विवाह तक ही सीमित नहीं रहा। इसका दायरा अब और बड़ा हो रहा था।
और इसमें एक बहुत ही जरूरी मुद्दा जुड़ा, महिलाओं की शिक्षा का। और सबसे खास बात पता है क्या थी? अब महिलाएं खुद इस आंदोलन की कमान संभाल रही थी। लेकिन लड़कियों को पढ़ाना लिखाना, अरे इसका तो बहुत विरोध हुआ। लोगों को एक अजीब सा डर था कि स्कूल जाने से लड़कियां बिगड़ जाएंगी, घरेलू कामकाज नहीं करेंगी। इसी वजह से कई लड़कियों को या तो उनके उदार विचारों वाले पिता या पति ने घर पर ही पढ़ाया, या फिर उन्होंने खुद छिप छिप कर पढ़ना लिखना सीखा। और इसी मुश्किल दौर में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई जैसी कुछ बहुत ही साहसी महिलाएं सामने आईं। इन्होंने सिर्फ शिक्षा हासिल ही नहीं की, बल्कि अपनी इस शिक्षा का इस्तेमाल उस पुरुष प्रधान समाज पर सवाल उठाने के लिए किया। ताराबाई शिंदे ने तो अपनी किताब स्त्री पुरुष तुलना में इतने सीधे और तीखे सवाल पूछे कि समाज हिल गया। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के बीच के भेदभाव की खुलकर आलोचना की। उनका एक सवाल सुनिए, क्या औरत को अपनी जिंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी है? ये सवाल आज भी उतना ही वजन रखता है। और फिर थी पंडिता रमाबाई, एक असाधारण शख्सियत। वो संस्कृत की बहुत बड़ी विद्वान थीं। उन्होंने उस समय के उच्च जाति की हिंदू महिलाओं की दर्द भरी जिंदगी पर एक किताब लिखी। और वो सिर्फ लिखने तक ही नहीं रुकी, उन्होंने पूना में एक विधवा गृह भी खोला, जहां बेसहारा महिलाओं को न सिर्फ पनाह मिलती थी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हुनर भी सिखाया जाता था। तो एक तरफ महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई चल रही थी, और ठीक उसी के साथ साथ एक और समानांतर लड़ाई लड़ी जा रही थी, जाति व्यवस्था के खिलाफ। और इन सभी सुधारों ने मिलकर आने वाले भारत के भविष्य की नींव रखी। और इस बार जातिगत भेदभाव के खिलाफ जो सबसे शक्तिशाली आवाज उठी, वो निचली मानी जाने वाली जातियों के अंदर से ही आई। इन सुधारकों ने उच्च जातियों के दबदबे को सीधी चुनौती दी और सामाजिक बराबरी के लिए बड़े बड़े आंदोलन खड़े कर दिए। ऐसे ही एक महान विचारक थे केरल के श्री नारायण गुरु। उन्होंने जाति के भेदभाव के खिलाफ एकता का एक बहुत ही सुंदर संदेश दिया। उनका नारा था, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। सोचिए, उस समय के लिए ये विचार कितना क्रांतिकारी रहा होगा। इन सब के अलावा एक और बहुत बड़ी सामाजिक बुराई थी, बाल विवाह। ये तस्वीर उस दौर की इसी कड़वी सच्चाई की एक झलक है। लेकिन सुधारकों के लगातार संघर्ष के बाद आखिरकार 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पास हुआ और लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए शादी की एक न्यूनतम उम्र तय की गई। और जैसे जैसे हम 20वीं सदी में आगे बढ़े, ये सामाजिक सुधार का आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम हिस्सा बन गया। अब महिला संगठन और नेहरू और बोस जैसे बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता सबके लिए पूरी बराबरी और वोट देने के अधिकार की मांग कर रहे थे। और ये वादा किया गया कि जब देश आज़ाद होगा तो सभी को वोट देने का हक मिलेगा। तो ये पूरी कहानी हमें एक बात तो साफ साफ दिखाती है कि समाज में बदलाव लाना कोई आसान काम नहीं है। ये एक लंबी और बहुत कठिन लड़ाई होती है। और यहाँ एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है, 19वीं सदी के वो जो संघर्ष थे, उनकी गूंज आज की बराबरी की लड़ाई में किस तरह सुनाई देती है?